Xavier, myself Dr. Rohit Kumar Meena, faculty of assistant professor, दर्पण विज्ञान, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वो है आईफेन। आईफेन को आपने नाम सुना होगा और आईफेन को हम जानते भी हैं, अफीम के नाम से जानते हैं। आईफेन दर्पण शास्त्र में आईफेन को जो वर्ग है वो उपविश्व में माना गया है, इसको उपविश्व वर्ग के अंदर शामिल किया गया है आईफेन को। जो इसका बोटनिकल नेम है वो है इसका पेपर सोमनीफेरम। अब ये बोटनिकल नेम है। अब अफीम है, अफीम को अलग अलग देशों में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में क्या होता है कि बोटनिकल नेम से अगर हम डालेंगे कि पेपर सोमनीफेरम तो उन्हें इसी से ही हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये अफीम की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है इसका बोटनिकल नेम के बाद इसकी फैमिली, तो किस फैमिली का प्लांट है, तो इसमें इसकी फैमिली है वो पापावरेसी है। इसके पर्याय हैं, इसको अलग अलग नामों से जानता है, जैसे इसको आफुक भी बोलते हैं, आई फेनक भी बोलते हैं, खसफल सीड भी इसको कहा जाता है। क्षेत्रीय नामों की बात करें तो इसको अफीम को इन इंग्लिश के अंदर ओपियम और पॉपिसिस के नाम से जाना जाता है। अब स्वरूप की बात करें कि अफीम का शुप होता है, लता होती है, वृक्ष होता है कि होता है, तो स्वरूप की बात करें तो अफीम दिखता कैसे है, तो अफीम का जो क्या होता है शुप होता है। शुप इन द सेंस इसका जो पौधा होगा उसकी लंबाई 1 to 5 फीट लंबा होगा, 1 to 5 फीट ऊंचा होता है आईफेन। अब ये क्या होगा, निशाखावित होगा। निशाखावित इसका जो तना होता है वो इसमें शाखाएं नहीं होगी, ठीक है। जैसे अफीम का जो पौधा होता है सीधा इसमें इसका फल ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है। अब जो शाखावित होते हैं उसमें ऐसे शाखाएं निकली होती हैं, लेकिन इसका जो प्लांट होता है वो निशाखावित होता है। और जो इसके पुष्प जो इसके अंदर आएंगे वो आएंगे इसके श्वेत या वाइट कलर के और रक्तवर्ण के। जो अफीम के फल होते हैं, जो अफीम का फल है जो इस पर लगता है वो इसका अनार के समान होता है, जिसे हम कहते हैं डोडा कहते हैं, ठीक है। अफीम के जो फल होता है इसको डोडा कहते हैं। और अफीम के फल का जो छिलका होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट, तथा इसके बीजों को कहा जाता है पोस्ट दाना कहा जाता है। आपने देखा होगा अफीम, अब अफीम कैसे इकट्ठा किया जाता है, अफीम की संग्रह करने की एक विधि होती है। होता क्या है, इसके अंदर अफीम का जो फल होता है उसमें क्या करते हैं, जो जहाँ पे इसकी खेती की जाती है उसमें क्या होता है कि इसके अंदर इसका एक अफीम का जो मिलेगा वो हरे कलर का इसका जो फल होता है। इसमें क्या करते हैं कि रात के टाइम क्या करते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं वो जो इसका खेती करते हैं वो रात को इसका चाकू से इसके यहाँ पे एक चीरा लगा देते हैं। चीरा लगाने के बाद में क्या होता है, अफीम की इसमें जो फल होता है इसके अंदर से एक वाइट कलर का दुग्ध निकलता है, ठीक है, जिसको अफीम, इसको निर्यास भी बोलते हैं। होता क्या है कि अफीम का जो ये निर्यास यहाँ पे कट करने के बाद जो ये दूध यहाँ पे निकल रहा है वो क्या करता है कि वो हवा के संपर्क में आने से जो व्हाइट कलर का वो निर्यास है वो यहाँ पे इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। और वो इकट्ठा होके वो निर्यास जो होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। ब्राउन कलर का हमें जो निर्यास प्राप्त होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अहीफेन, ठीक है। तो जो इसका फल का जो छिलका होगा हम पोस्ट कहेंगे, उसके बीजों को हम कहते हैं पोस्ट दाना कहते हैं। तो जो फल होते हैं इसके छोटे अनार के समान, जिसे हम डोडा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये एशिया और यूरोप में इसकी बहुतायत से खेती होती है। और जो बात करें इंडिया की तो यूपी साइड, यूपी में, उत्तर प्रदेश में या मालवा प्रदेश में इसकी बहुतायत से खेती की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं रसपंचक। रसपंचक इन द सेंस इसकी फार्मेकोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो आयुर्वेदा में इसका जो रस बताया गया है वो रस बताया गया है इसका तिक्त और कषाय रस बताया गया है, जिसमें इसका तिक्त जो है इसका रस है और इसका कषाय जो है इसका अनुरस बताया गया है। अब हम किसी भी रस को जब हम पढ़ते हैं, अगर उसका रस तिक्त है और रस है और कषाय रस है, तो बात करते हैं जब उसके वीर्य विपाक गुण की। तो तिक्त और कषाय रस है तो हम जब रस 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब आयुर्वेदा में मधुर, अम्ल और लवण है, उनके अलग अलग 2 प्रकार के वीर्य माने गए हैं। जो मधुर, अम्ल और लवण है उसका वीर्य हम उष्ण वीर्य बोलते हैं, और कटु, तिक्त, कषाय वाली जो रस वाली जो औषध होती है उनका वीर्य हम उष्ण वीर्य बोलते हैं। तो जो इसका रस होता है वो तिक्त रस होता है, इसलिए इसका जो वीर्य होता है वो उष्ण माना गया है, और इसका जो विपाक है वो इसको कटु विपाक मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गुणों की। तो तिक्त और कषाय रस वाले जो होंगे ये क्या करते हैं, वात को बढ़ाएंगे,
ठीक है। अब वात को बढ़ाए होंगे तो इसमें वात वाले गुण होंगे, तो जैसे कि ये लघु होता है, सूक्ष्म होता है, व्यवहारी होता है और विकासी होता है। लघु गुण होता है, ठीक है। सूक्ष्म गुण के कारण की क्या करेगा, जो हमारे इसका प्रयोग करने के बाद में जो हमारे स्रोतस हैं, हमारे जो बॉडी के छोटे छोटे स्रोतस हो गए या फिर हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उनके सूक्ष्म गुण के कारण उनके अंदर आसानी से प्रवेश कर पाता है। उसके अलावा व्यवहारी होता है, व्यवहारी इन द सेंस होता है कि ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है व्यवहार गुण के कारण। और दूसरा है विकासी गुण, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रभाव की। तो ये इसका प्रभाव से ये मादक होता है, ठीक है। अगर अफीम का सेवन किया जाएगा तो इसके बाद में ये प्रभाव क्या करेगा, ये मादक पदार्थ की तरह मादक प्रभाव करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसका रासायनिक संगठन या इसका केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में मुख्यतः अफीम के अंदर मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटिन, पापावरिन और लाडिनिन आदि ये पाए जाते हैं। आपने देखा होगा एलोपैथी जितनी भी मेडिसिन होता है, अगर आप उनके केमिकल कंपोजिशंस देखेंगे तो उनके अंदर आप देखेंगे कि उनके अंदर आपको मेनली मॉर्फिन और कोडीन, जितने भी एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं या फिर जितने भी सेडेटिव ड्रग्स है या फिर जितने भी अनिद्रा के अंदर हम इंसोमिनिया में काम में ले रहे हैं या फिर किसी भी पेन किलर्स में काम में ले रहे हैं या फिर जितनी भी ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाली है या ब्रेन को डिप्रेस करने वाली जितनी भी औषध हैं हमारी, उनमें सब में आपको मॉर्फिन और कोडीन मिलता है। अभी ये मॉर्फिन और कोडीन कहाँ से मिला है हमें, ये हमें अफीम से मिलता है, ठीक है। उसके बाद नार्कोटिन है, पेपेवरिन है, लाडिनिन आदि इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एपोमार्फिन, एपोकोडीन और थिविमिन भी इसके अंदर अफीम के अंदर हमें मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें कर्म और आमी प्रयोग, या अफीम का किन किन रोगों में हम कहाँ कहाँ इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अफीम जो हमारा होता है वो कफ और वात का शमन करने वाला होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने कफ और वात शामक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये उष्ण वीर्य वाला होता है, ठीक है। अब उष्ण वीर्य होने के कारण क्या करेगा, ये अपने वात और कफ का शमन करने वाला होगा। तो इसका प्रयोग हम कफ और वात विकारों में प्रयोग होते हैं। अब दूसरा, इसको उत्तम वेदना स्थापक बोला है, यानी उत्तम सेडेटिव्स बोला गया है, मादक बोला गया है, निद्राजनन या निद्रा को लाने वाला होता है, आक्षेपहर होता है, कन्वर्जन आक्षेपहर होता है, ठीक है। उसके अलावा शूल पशमन, मतलब इसको पेन किलर्स के रूप में हम प्रयोग करते हैं। उसके अलावा स्तंभन होने से उदरशूल तथा अतिसार में भी प्रयुक्त होता है। अभी हमने आप पीछे की साइड में हमने देखा था कि इसका रस होता है जो है कषाय रस होता है। अब कषाय रस क्या करता है, अनुरस है, तो कषाय रस क्या करेगा, कषाय का जो गुण होता है वो स्तंभन करने का होता है। अब स्तंभन करने का गुण है तो कषाय रस क्या करेगा कि जितनी भी चीज़ें हैं बहने वाली है बॉडी के अंदर मतलब, तो उनको स्तंभन करने का काम करेगा। अब स्तंभन करने का काम करेगा, अब जैसे किसी का डायरिया हो रहा है, ठीक है, अतिसार, किसी का डायरिया है तो उसके अंदर अब स्तंभन इसकी प्रॉपर्टी है, कषाय रस है, तो इसमें अतिसार में हम अफीम का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसका काम है स्तंभन होने से, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, शुक्र का भी स्तंभन करेगा। अब शुक्र भी बहने वाली धातु है तो क्या करेगा, शुक्र का भी स्तंभन करने के कारण ये शीघ्र पतन रोगों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बहुत सारी सेक्सुअल डिजीज होती है जिसके अंदर हम अफीम का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा हमारे रक्तगत शर्करा मतलब ब्लड शुगर है वो कम करने के लिए डायबिटीज़ रोग में भी औषधियों के रूप में प्रयोग होता है। मतलब एकल औषधि का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है अफीम का, कि सिंगल अफीम का हम प्रयोग डायबिटीज़ में कर रहे हैं, इन द सेंस कि जो इसके जो अलग अलग जो दवाइयाँ बनाई जाती है उसमें एक घटक के रूप में हम अफीम का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा स्तंभन, मैंने बताया कि इसका काम स्तंभन करने का होता है। तो अगर बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग या किसी भी बॉडी पार्ट में अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें रक्तस्राव, आंतरिक अंगों में होने वाले रक्तस्राव को भी ये रोकता है, ठीक है। उसके अलावा वृक्ष है, कषाय है, विकासी और वैवाहिक गुणहीन कारण इसका लगातार सेवन से पौरुष शक्ति की भी हानि होती है, क्योंकि क्या कर रहा है, वृक्ष है, कषाय है, विकासी और वैवाहिक गुण है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, वात को बढ़ा रही है, ठीक है। अब वात को बढ़ा रही है तो धातुओं का भी शोषण होता है। धातुओं का शोषण होगा तो आपने सुना होगा कि रस रक्त, हम आयुर्वेदा के अंदर 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है। तो शुक्र क्या होती है, शुक्र जो है वो उसको अंतिम धातु बोला गया। पहले रस का निर्माण होता है, फिर रक्त का, रस से रक्त का, रस रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, मज्जा और अंत में हमारी जो शुक्र धातु बनती है। अगर हम इसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो हमारी रस धातु का कम बनेगी
और लास्ट में कम होते होते हमारी शुक्र धातु भी कम बनेगी, जिससे हमारी प्रोग शक्ति की हमारी हानि होती है। उसके अलावा आप औषधि के रूप में एक एज ए मेडिसिन के रूप में, यानी कि एक निर्धारित डोज के रूप में अगर इसका प्रयोग किया जाता है औषधि के रूप में, अफीम का सेवन करने से शीघ्र पतन जैसे रोगों में इसका लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके जो मैंने बताया कि व्यवहार और विकासी गुण निकालने का ये क्या करता है, धातु का शोषक होता है, जिससे ये क्या करेगा, इसका रेगुलर हम यूज करते हैं तो ये शरीर को क्या करता है, दुर्बल बनाता है। जो अफीम का रेगुलर यूज करते हैं, जो इनका इसका एज ए मादक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो उनकी आप बॉडी टाइप देखोगे तो वो बॉडी टाइप में आपको दुर्बल ही मिलेंगे। और उसके अलावा कि किसी वेदनाजन्य निदानाश में अफीम बहुत उपयोगी होता है। वेदनाजन्य निदानाश यानी हमें किसी भी बीमारी की वजह से हमारे शरीर में बॉडी में पेन हो रहा है, जिससे हमारा क्या हो रहा है कि निद्रा का नाश हो रहा है, तो उसमें भी अगर अफीम का एज ए मेडिसिन हम प्रयोग करेंगे एक निश्चित मात्रा के अंदर, तो भी वो बहुत उपयोगी होता है। उसके अलावा जो अहीफेन के जो बीज होते हैं, खसखस होते हैं, वो क्या होते हैं, बल्ले होते हैं और वर्षे होते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देने की बात है, अफीम का जो बीज होता है जिसको हम खसखस कहते हैं, वो बल्ले होता है और वह वर्ष होता है। ठीक है, उसके अलावा ये उत्तम विषम जवर्गन है। ठीक है, और ये नेत्र की तारकाओं को, जो हमारे कोर्निया, उसको भी ये क्या करता है, संकोचित कर देता है। उसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके विशेषों की, यानी कि अफीम के से क्या क्या बनाया जा सकता है अगर आयुर्वेदा के अंदर, तो इसका जो अफीम का आसम बनाया जा सकता है। उसके अलावा इसकी एक आकाकारवादी वटी और एक निद्रोदय वटी इसकी बनाई जा सकती है। उसके अलावा इसके प्रयोजन की बात करें तो उसका जो फल का जो निर्यास है, जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो फल है उस पर एक चीरा लगाने के बाद में जो इसका दूध जैसा वाइट कलर का निकलता है, पदार्थ निकलता है, और उसको हवा के संपर्क आने पर जो ब्राउन कलर का वो यहाँ पे इकट्ठा होता है, जिसको सुबह एकत्रित किया जाता है किसान जो इसकी खेती करते हैं, उसको बोलते हैं फल निर्यास, जो इसका यूजफुल पार्ट होता है। उसके अलावा इसकी जो डोज बताई गई हो वो 30 मिलीग्राम यानी 30 mg। ठीक है, 30 मिलीग्राम इसकी एक डोज बताई गई, जो औषधि रूप में हम प्रयोग, यानी इसे एक रत्ती तक इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विषाद लक्षण अधिक मात्रा में अफीम लेने पर निम्नलिखित लक्षण मिलते हैं। जैसे अब किसी अफीम का हमने ज़्यादा प्रयोग कर लिया किसी पेशेंट में, तो अफीम का ज़्यादा प्रयोग करने से उसमें पेशेंट में क्या मिलेगा, श्वासावरोध। ठीक है, उसमें क्या होगा कि ब्रीदिंग लेने में सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, उसको निद्रा में ही रहेगा, तंद्रा में ही रहेगा, अवसाद हो जाएगा, और लास्ट में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब प्रयोग के निषेध बताए गए हैं। अफीम का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में निषेध बताया गया है, जैसे कि किसी को फुसफुस का शोथ हो, इन्फ्लामेशन हो, मस्तिष्क आवरण में कोई शोथ हो, मस्तिष्क अगर किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर शिशुओं में या वृद्ध पुरुषों में और जीर्ण रोगियों में अफीम का प्रयोग हमेशा के लिए निषेध बताया गया है। अब किसी ने अफीम का ओवरडोज ले लिया या अफीम की विषाक्तता हो गई, तो उसमें उसकी क्या चिकित्सा की जाएगी, तो उसमें पहला है जो हमारा रीठे का जल होता है, रीठे के जल या सरसों मिलाकर गर्म जल से वमन कराकर अगर आमाशय क्या करते हैं, प्रक्षालन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा प्रतिबीज जैसे आम्ल की, हींग, अरिष्टक और तेजपत्ता का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा हृदय औषधियों जैसे कॉफ़ी, कस्तूरी, मकरध्वज का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है अहीफेन का शोधन। ठीक है ना, तो अहीफेन को पानी में घोलकर, ठीक है, कपड़े से छान लें, उसके पश्चात अग्नि पर इसको गाढ़ा कर ले। इसके बाद में आदर्श स्वरूप की किस भावना देने पर अफीम का क्या हो जाता है, अफीम शुद्ध हो जाता है। ये हमारा अहीफेन था, वो जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम किसी नई ड्रग्स की हम